ये सीरीज एक अमेरिकन डिप्लोमेट केट वायलर के आसपास घूमती है, जो यूके में यूएस की एम्बेसडर है। हमने सीजन 1 में देखा जैसे ही वो लंदन पहुंचती है, उसने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर पर हुए अटैक की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस अटैक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पहले तो सबको लगा इस अटैक में ईरान का हाथ हो सकता है, क्योंकि यूएस के साथ उसके रिश्ते बहुत खराब हो गए थे और अटैक भी ईरानियन कोस्ट के नजदीक हुआ था। इस वजह से केट को ये पोजीशन संभालनी पड़ी, क्योंकि उसे ईरान के साथ डील करने का काफी एक्सपीरियंस था। केट इन्वेस्टिगेशन के दौरान CIA के यूके स्टेशन चीफ एड्रा पार्क, यूएस एम्बेसी के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टुअर्ट और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ऑस्टिन डेनिसन के साथ मिलकर काम करती है। वो जैसे जैसे केस की तह तक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। केट को एहसास होता है कि खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर निकोल ट्रोब्रिज ने अपने देश की शिप पर अटैक प्लान किया था, ताकि जब स्कॉटलैंड यूके से अलग होने का फैसला ले तो उससे पहले एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो सके। केट के सामने अब एक मुश्किल सिचुएशन है। उसे पीएम का भांडा फोड़ना है, बिना किसी और देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरफेयर किए। सीजन 1 के एंड में एक और बॉम्ब अटैक होता है, इस बार लंदन की सड़कों पर, जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया गया था। एक पुराना राइट विंग पॉलिटिशियन मैरिड ग्रूव, जो केट के एक्स डिप्लोमेट हस्बैंड हल से बात करना चाहता था, शायद ग्रूव ही इस टेररिस्ट अटैक का मेन टारगेट था। लंदन की सड़कों पर हुए बॉम्बिंग के बारे में केट और बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। केट का पहला कंसर्न अपने हस्बैंड हल और मिशन चीफ स्टुअर्ट की हेल्थ को लेकर है। हल और स्टुअर्ट अटैक से बच गए हैं, लेकिन उनकी चोट काफी सीरियस है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का एक मेंबर ग्रूव और एक यंग यूएस एम्प्लॉय रॉनी दोनों इस हमले में मारे गए। अब इस बॉम्बिंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, लेकिन सिचुएशन और इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब एक टॉरी पॉलिटिशियन मार्गरेट रॉलिन अचानक से अमेरिकन एम्बेसडर केट को कांटेक्ट करती है। रॉलिन को ब्रिटिश पीएम निकोल की क्लोज एसोसिएट माना जाता था और इसी वजह से केट पहले ही उनके साथ कांटेक्ट में थी, ताकि HMS करेजियस पर हुए अटैक के बारे में डिस्कस किया जा सके। रॉलिन और ट्रोब्रिज के बीच की कॉन्वर्सेशन से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बेस पर केट और CIA चीफ एड्रा मान रहे थे कि शायद पीएम निकोल ने ही अपनी शिप पर हमले का ऑर्डर दिया हो। ग्रोव की मौत के बाद फौरन टॉरी MP रॉलिन अचानक पब्लिक से गायब हो जाती है, जिससे उसकी अपनी गवर्नमेंट भी काफी परेशान है। पीएम निकोल अपनी टीम को उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है, लेकिन रॉलिन ना तो घर पर है और ना ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ। इसी दौरान रॉलिन हॉस्पिटल में कॉल करके केट से बात करने की रिक्वेस्ट करती है और जानबूझकर अपने को अमेरिकन एम्बेसी के पास सरेंडर कर देती है, मानो वो अपनी गवर्नमेंट से छुप रही हो। ये पूरा मैटर काफी डाउटफुल है और ये भी याद दिलाता है कि ग्रूव का रशियन गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन था। केट को लगता है कि शायद ग्रूव के थ्रू ही पीएम निकोल ने रशियन मर्सनरी रोमन लेनकॉफ को हायर किया, ताकि अपनी नेवी फ्लीट के शिप पर खुद बॉम्ब अटैक करवा सके। और जो ग्रूव ने अपनी मौत से पहले फौरन हल से बात करने की रिक्वेस्ट की थी, वो भी इस चीज का इशारा करता है कि ग्रूव अपनी एक्टिविटी को लेकर नर्वस था। हो सकता है ग्रूव को मार दिया गया ताकि वो किसी को सच न बता सके। अगर इस थियरी को मानेंगे तो ये क्लियर है कि अपना राज छुपाने के लिए निकोल ने ग्रूव को मारने का ऑर्डर दिया था। केट और इड्रा को लगता है कि रॉलिन की जान को भी खतरा है, क्योंकि शायद उसने भी सच जान लिया है। इसी वजह से इड्रा और उसकी टीम एक प्लान बनाते हैं। वो रॉलिन को पब्लिक में लाते हैं ताकि निकोल बौखला जाए। इसके बाद फिर उसे एक CIA सेफ हाउस में सिक्योर कर दिया जाता है, ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। अब अमेरिकन अथॉरिटीज रॉलिन को सेफ रखने के बदले उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, लेकिन वो काफी टाइम तक चुप रहती है। बस ये क्लियर करती है कि उसके पास HMS करेजियस बॉम्बिंग के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, पर वो इड्रा या केट से डायरेक्टली बात करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उनका अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ प्रोफेशनल रिलेशन है, इसलिए वो जो भी कहेगी इन्हें रिपोर्ट करना होगा, जो वो नहीं चाहती। शुरू में ऐसा लगता है कि शायद रॉलिन पीएम निकोल को बचाने के लिए चुप है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि वो खुद अपनी सेफ्टी के लिए चुप है। आखिरकार रॉलिन हल से बात करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि हल अब US गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है और जो वो कहेगी रिपोर्ट करने की उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। रॉलिन समझ गई थी वो जो भी इंफॉर्मेशन हल से शेयर करेगी वो इनडायरेक्टली US एम्बेसडर यानी केट तक पहुंच जाएगी। रॉलिन खुलासा करती है निकोल ट्रोब्रिज का HMS करेजियस बॉम्बिंग से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि खुद रॉलिन ने लेनकॉफ को ये जॉब दी थी। रॉलिन, ग्रोव और लेनी स्टैंडिंग ने मिलकर ये प्लान बनाया था। जब उन्होंने देखा कि स्कॉटलैंड का यूके से अलग होने के चांसेस है, इन्होंने सोचा कि यूके के नागरिकों में देशभक्ति और यूनिटी लाने का बेस्ट तरीका ये है कि ये फेक अटैक प्लान करें और उसका इल्जाम रशियंस पर डाल दें, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए वैसे भी एक बड़ा थ्रेट बन रहे थे।
रॉलिन को लगा कि इससे स्कॉटलैंड ही नहीं बल्कि दूसरे नेशंस भी यूके से अलग होने से पहले सोचेंगे। साथ ही पीएम निकोल की पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो इस सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक पर पावरफुल स्पीचेस और सख्त कदम उठाकर सिटीजन का ट्रस्ट जीत लेंगे। इसी प्लानिंग के चलते रॉलिन और उसके 2 एसोसिएट ने लेनकॉफ को हायर किया ताकि वो HMS करेजियस पर अटैक करे, जो एक एक्सट्रीम पब्लिसिटी स्टंट बन गया। रॉलिन का प्लान पेपर पर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट किया गया सब कुछ बिगड़ गया। लेनकॉफ को कम पावर वाला बॉम्ब यूज करने को कहा गया था, वो वक्त पर अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए लेनकॉफ ने एक छोटा एंटीशिप मिसाइल यूज किया ताकि फेक अटैक को एग्जीक्यूट किया जा सके। लेकिन किस्मत का खेल देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ वक्त पहले ही रिपेयर करने के लिए रोका गया था, जिसमें बैकअप फ्यूल टैंक्स को उनकी जगह से हटाकर टेम्परेरी स्टोरेज में शिफ्ट कर दिया गया और वो टैंक बिल्कुल उसी जगह स्टोर थे जहां मिसाइल ने हिट किया। इस सिचुएशन की वजह से जो फेक अटैक होना चाहिए था वो एक रियल और वायलेंट घटना बन गई, जिसमें 41 ब्रिटिश नेवल एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स और सेलर्स अपनी जान गंवा बैठे। इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इस घिनौने अटैक के लिए सीधा रशियंस को ब्लेम कर दिया। अटैक के कुछ हफ्तों बाद ग्रोव को ये डर लगने लगा कि अटैक में उसका इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज हो सकता है। शायद उसके अंदर अपने देश के लोगों की मौत का गिल्ट भी था, इसलिए उसने हल से बात करने का फैसला किया। लेकिन रॉलिन ने उसकी घबराहट पहले ही नोटिस कर ली और उसने स्टैंडिक को बोला कि वो ग्रूव से इस बारे में बात करे ताकि उसे शांत कर सके। लेकिन स्टैंडिक, जो पहले ही बहुत से वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, उसने एक बॉम्ब अटैक अरेंज किया ताकि ग्रोव को खत्म किया जा सके और वो अमेरिकन्स को कुछ भी रिवील न कर पाए। जब रॉलिन ने ये देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि उसकी जान को भी खतरा है। इसी वजह से वो छुप गई और फिर उसने CIA से मदद मांगी। यानी रॉलिन और उसके दोनों MPs ने पहले 41 सेलर्स को मारने का इरादा न रखा हो, पर उन्होंने अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर दिया था। रॉलिन का प्लान काम कर गया क्योंकि निकोल ने सचमुच इस अटैक पर भारी रिएक्शन दिया। उसने बिना किसी झिझक के रशियंस को इस अटैक का जिम्मेदार ठहराया और सबके सामने आकर बोल दिया कि उन्होंने ये किया, बिना इसके कि उसके पास इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फिर उसने रोमन लेनकॉफ को पकड़ने का ऑर्डर दिया। हालांकि ये प्लान ऑफिशियली लेनकॉफ को गिरफ्तार करने का था, पर निकोल ने ये पक्का किया कि लेनकॉफ और उसकी पूरी फैमिली रेड के दौरान मार दी जाए, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने से इनके देश को कोई फायदा नहीं होगा। रिपोर्ट आई कि लेनकॉफ ने गोली चला दी, जिस वजह से इन्हें भी गन फाइट करनी पड़ी और उसकी जान चली गई। इसका रिजल्ट ये हुआ, कई सारे लोग डायरेक्ट अटैक को अप्रिशिएट करने लगे, जिससे अचानक उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्कॉटलैंड ने यूके से बाहर निकलने का प्लान कैंसिल कर दिया और देश की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ हद तक स्टेबल हो गई। अब हमें शिप पर होने वाली बॉम्बिंग की सच्चाई पता चलती है। जब हल ने रॉलिन से अकेले में बात की थी, तब पता चलता है ये प्लानिंग सिर्फ रॉलिन की नहीं थी, बल्कि उसे किसी और ने एडवाइस किया था। जब केट यूएस की करंट वाइस प्रेसिडेंट ग्रेस पेन को डिफेंस करती है, तब हेल ये रिवील करता है कि असली प्लान तो ग्रेस पेन का था। मतलब वो अमेरिकन्स थे जो तीनों ब्रिटिश MPs को सलाह दे रहे थे कि उन्हें एक रशियन को हायर करके अपने ही शिप पर बॉम्ब गिराना चाहिए ताकि स्कॉटलैंड को यूके से अलग होने से रोका जा सके। लेकिन इस दौरान ये भी समझ आता है कि न तो यूएस के प्रेसिडेंट और न ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस सीक्रेट स्ट्रेटेजी का पता था। इसका मतलब ये है कि पेन और उसकी टीम ने ये सब खुद तय किया था। ग्रेस पेन के साथ प्रोफेशनल कर्टिसीज का ध्यान रखने के बावजूद केट एक पॉइंट पर आकर ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि ग्रेस पेन को ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा सपोर्ट न मिले। इस दौरान वो इनडायरेक्टली उसे ये भी सिग्नल देती है कि उसने उसकी छुपी हुई चाल को समझ लिया है। ये सब देखकर पेन अपने स्ट्रेटेजी का असल रीजन रिवील करती है। वो बताती है कि उसका पूरा प्लान रशियंस को वेस्ट पर अपने डायरेक्ट और अपनी पावर बढ़ाने से रोकना था। पेन एक पॉलिटिकल मैप का इस्तेमाल करती है ताकि वो दिखा सके कि कैसे रशियंस ने अपने शिप और आर्मी स्टेशन को ईस्टर्न यूरोप में स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया है। वो बताती है इस मैप का मेन फोकस स्कॉटलैंड का न्यूक्लियर सबमरीन बेस क्रीगन है। क्रीगन यूरोप का अकेला ऐसा बेस है जहां यूएसए अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को रख सकता है, जिससे वो यूरोपियन वाटर्स पर नजर रख सकते हैं और किसी भी सस्पिशियस मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। क्रीगन का कंट्रोल खुद में एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, क्योंकि अगर स्कॉटलैंड यूके से अलग होता है तो वो दूसरे देशों को, जिसमें यूएसए भी शामिल है, अपने बेस पर डॉक करने की परमिशन नहीं देगा। ये सिचुएशन अमेरिकन्स के लिए खतरनाक होती, क्योंकि इससे रशियन सबमरीन के अटलांटिक ओशन के थ्रू ईस्ट कोस्ट की तरफ आते हुए मूवमेंट्स को मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता। पेन की ये स्ट्रेटेजी इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनी थी,
जिससे वो रशियंस के इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश कर रही थी। क्रीगन पर यूएसए को एक्सेस मिलने का एक ही रीजन था, नाटो अलायंस और स्कॉटलैंड का अभी भी यूके का हिस्सा होना। इस वजह से अगर स्कॉटलैंड अचानक यूके से अलग होता है तो वो किसी भी फॉरेन पावर को, जिसमें यूएसए भी शामिल है, अपने बेस पर सबमरीन्स डॉक करने की इजाजत नहीं देगा या उनके वाटर्स पर स्पाई करने नहीं देगा। इसका नतीजा ये होगा कि यूएसए किसी भी रशियन सबमरीन को अटलांटिक ओशन में एंटर करते हुए ट्रैक नहीं कर पाएगा जो ईस्ट कोस्ट की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो सीरियस वॉर होने के चांसेस हैं। पेन कुछ रीसेंट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल का जिक्र करती है ताकि अपनी बात को प्रूव कर सके। जब यूएसए ने आइसलैंड से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया तब वहां रशियन सबमरीन्स की एक्टिविटीज में मैसिव इंक्रीज देखा गया। उसके बाद जब अमेरिकन ब्रिगेड यूरोप से वापस आए तब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ये सब इंसिडेंट ये दिखाता है कि जब यूएसए किसी एरिया से पीछे हट जाता है तो रशिया वहां अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। ग्रेस पेन ने रोलिन को बॉम्बिंग का आइडिया इसलिए दिया ताकि रशियंस को पॉलिटिकल एडवांटेज न मिल पाए और किसी भी तरह के वॉर को रोका जा सके। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये प्लान अमेरिकन के लिए एक एब्सोल्यूट सक्सेस साबित हुआ, क्योंकि स्कॉटलैंड ने यूके छोड़ने का अपना फैसला बदल लिया और इसी के साथ रशियंस को भी कंट्रोल में रखा गया। केट को ये देखकर बुरा लगता है कि इस प्लान की सफलता के लिए 41 मासूम सोल्जर्स की जान लेनी पड़ी। उसे लगता है ये सिर्फ एक लापरवाह और रिस्की स्ट्रैटेजी थी। इस दौरान जब वो खुद अगली यूएस वाइस प्रेसिडेंट बन सकती है तो उसने हल को ये परमिशन दी कि वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गैनन को कॉल करे और उसे बताए कि पेन ने ब्रिटिश पॉलिटिक्स में कितना खतरनाक कदम उठाया है। वायलर्स को पूरा यकीन है कि इस रिपोर्ट के बाद पेन को वीपी पोजीशन से हटा दिया जाएगा और पेन का ये प्लान केट के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। ये उनका एक स्ट्रैटेजिकल मूव है, क्योंकि केट का मकसद सिर्फ पावर और अथॉरिटी हासिल करना नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी एक नया रुख दिखाना है। ये डिसीजन उसके बीच एक मॉरल डिलेमा भी क्रिएट करता है। क्या वो सच में लोगों के लिए अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाने को तैयार है? हल के ज्यादा एम्बिशियस होने की वजह से वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बदले वो सीधा प्रेसिडेंट विलियम रेबन से कांटेक्ट करने का फैसला करता है और पेन के खिलाफ उन्हें शिकायत करता है। लेकिन ये प्लान बुरी तरह पलट जाता है। जब रेबन को पेन के प्लान के बारे में पता चलता है तो उसे शॉक लगता है और गुस्से में फौरन उसका हार्ट फेल हो जाता है। यानी ग्रेस पेन को अचानक से यूएस का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये टर्न ऑफ इवेंट केट के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अब उसके और पेन के बीच जो झगड़ा डेवलप हुआ है उसे देखते हुए ये नहीं लगता कि केट को वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलेगा। हालांकि कुछ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी हो सकती है जो केट को वीपी बनाने का रास्ता खोल सकता है, लेकिन ये भी साफ है कि पेन उसे ऑफिस में इतनी आसानी से रहने नहीं देगी। इससे केट को और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जहां वो अपने एम्बिशंस को पाने के लिए न सिर्फ पॉलिटिकल गेम सीखने की जरूरत महसूस करेगी बल्कि पेन के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाने पर भी ध्यान देगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।